नमस्कार, मेरा नाम है किसलय और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव का डिजिटल बुलेटिन, जिसमें कि दिन भर की बड़ी खबरों से हम आपको करवाते हैं अपडेट। तो आज के बुलेटिन में बात होगी बीबीसी के दफ्तरों पर हुई कार्रवाई की। साथ ही आज बात करेंगे अडानी को लेकर क्या बोले अमित शाह, और साथ ही भारत और फ्रांस के बीच कौन सी दिल वाली डील हुई, इसको लेकर भी आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोप में बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों में सर्वे किया। सर्वे है या रेड, इस पर भी एक नई बहस चल रही है। ऐसे में आयकर विभाग की माने तो ये एक सर्वे है। इसी सर्वे पर आज खूब हंगामा हुआ। ये सर्वे उस समय किया गया है जब प्रधानमंत्री मोदी को लेकर बीबीसी ने एक विवादित डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। ऐसे में हंगामा होना तय था और हुआ भी। दिन भर क्या हुआ विस्तार से आपको बताते हैं। आईटी की टीम दिल्ली और मुंबई दोनों जगह सुबह 11:30 बजे पहुंची, जिसमें करीब 12-15 लोग शामिल थे। सर्वे के दौरान वहां मौजूद सभी कर्मचारियों के मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। आईटी टीम ने अकाउंट ऑफिस में रखे कंप्यूटर के डाटा खंगाला। बीबीसी की ओर से ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स के उल्लंघन और उसके मुनाफे के डायवर्जन की जांच को लेकर यह सर्वे किया गया। कांग्रेस ने कहा कि अघोषित आपातकाल है, जबकि बीजेपी ने बीबीसी पर हमला बोलते हुए कहा कि जब उन्होंने कोई गलत किया ही नहीं तो डर क्यों रहे हैं। नेताओं के ये बयान सुनिए। हम विपक्ष की पार्टी हैं, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार बनता है कि जांच हम कराएं, जांच की मांग कराएं। हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वो बीबीसी के पीछे पड़े हुए हैं। बीबीसी के अगर कृत्य देखें तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन हो गई है। और दुख की बात यह है कि बीबीसी का प्रोपेगेंडा और कांग्रेस का एजेंडा एक साथ मेल खाता है। हम लोग एक तरफ जेपीसी की मांग कर रहे हैं इतने बड़े स्कैम पे, तो दूसरी तरफ आज बीबीसी के ऑफिस में दिल्ली में आईटी की रेड पड़ रही है। ये किस तरह की डिक्टेटरशिप से देश को चलाना चाह रहे हैं? क्या लोकतंत्र में विपक्ष का, एजेंसीज का, न्यूज वालों का कोई भी राइट नहीं है कि अगर सरकार की कोई नीति, नियम और स्कैम होता है तो उसके बारे में हम बोल भी सके, उस बारे में हम जांच की बात भी कर सके? ये सरेआम डिक्टेटरशिप है। मुझे लगता है ये पहली बार हो रहा है इस देश में कि इस लोकतंत्र में तानाशाह की तरह इस देश को चलाया जा रहा है। अगर कोई आपातकाल कहता है तो मैं समझता हूं वो भारत को बदनाम करने के लिए कर रहा है और कुछ नहीं है कांग्रेस के पास में। कांग्रेस नरेंद्र मोदी को गाली देते देते देश को गाली देना शुरू किया है कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा उद्धव ठाकरे, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा समेत विपक्ष के कई नेताओं ने आज बीजेपी पर हमला बोला और इस कार्रवाई को गलत बताया। वहीं एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने मामले में बयान जारी करते हुए कहा है कि ईजेआई इसको लेकर चिंतित है। सत्ता प्रतिष्ठान की आलोचना करने वाले समाचार संस्थान के खिलाफ सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें कि हाल ही में बीबीसी ने पीएम मोदी को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जिसमें गुजरात दंगों के दौरान पीएम मोदी की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन कर दिया गया है। तो डॉक्यूमेंट्री पर बवाल मचा हुआ था, इस पर चर्चा चल ही रही थी कि इसी बीच बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई होगी। इसीलिए कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीबीसी पर यह कार्रवाई उसकी आवाज को दबाने के लिए है। इस मामले में आयकर विभाग ने क्या कहा, यह भी आपको बता देते हैं। आयकर विभाग ने कहा कि बीबीसी ने ट्रांसफर प्राइसिंग नियमों का पालन नहीं किया। बीबीसी ने जानबूझकर मुनाफे की बड़ी रकम को डाइवर्ट किया। बीबीसी कई सालों से इनकम टैक्स नियमों का पालन नहीं कर रहा है। इस बारे में कई बार नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी नियमों की पालन नहीं किया गया और इसीलिए ये सर्वे किया गया। वहीं इसको लेकर बीबीसी ने इसको लेकर कहा है कि इनकम टैक्स की टीम के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं वो। हमें उम्मीद है कि इस हालात का जल्द से जल्द समाधान होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई की गई हो। इससे पहले भी 1970 में बीबीसी के दफ्तर को 2 साल के लिए बंद किया गया था, जिसमें आरोप लगा था कि बीबीसी ने भारत की नकारात्मक छवि पेश किया है। साथ ही 2015 में निर्भया गैंगरेप पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगाई गई थी। दोषी मुकेश सिंह से हमदर्दी दिखाने का आरोप लगा था। 2017 में नेशनल पार्क में शूटिंग करने से 5 साल के लिए पाबंदी लगाई गई थी। इसमें आरोप लगाया गया था कि शिकारियों के खिलाफ उठाए गए कदम की इन्होंने निंदा की थी। वहीं इसके अलावा 2023 में गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी भी लगाई गई थी। इसमें बीबीसी पर दुष्प्रचार फैलाने का आरोप लगा था। तो कुल मिलाकर इस मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है। बीबीसी की इस कार्रवाई को कांग्रेस प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बता रही है और बीजेपी इस आरोप के जवाब में कांग्रेस को इमरजेंसी का याद दिला रही है। खैर, हमारे देश में एक परंपरा चल रही है कि आरोपों का जवाब आरोप लगाकर ही दे दिया जाए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा।
अब आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह ने अडानी को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि सरकार नियमों को दरकिनार कर अडानी की सहायता कर रही है, अडानी की मदद कर रही है। सरकारी पैसे अडानी के कंपनी में लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के आरोपों में दम नहीं है, कांग्रेस कोर्ट में क्यों नहीं जाती। ये बयान सुनिए। बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। राहुल गांधी जी की पूरी स्पीच जो है सिर्फ अडानी 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 पर था। अब वो तो उनको क्या स्पीच देनी, उनको सोचना चाहिए। इनकी जो स्क्रिप्ट लिखते हैं इन लोगों को सोचना चाहिए। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। एक भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर आज तक कोई नहीं लगा पाया है। उनके जमाने में उन्हीं की एजेंसियों ने, चाहे कैग हो चाहे सीबीआई हो, उन्होंने करप्शन का संज्ञान लेकर केस रजिस्टर किए थे। 12 लाख करोड़ के करप्शन के घोटाले किए थे। पीएम मोदी ने आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। इस दौरान न्यू एयर इंडिया एयरबस के बीच 250 एयरक्राफ्ट की डील हुई। पीएम नरेंद्र मोदी ने मीटिंग के दौरान कहा कि ये महत्वपूर्ण डील भारत और फ्रांस के गहराते संबंधों के साथ साथ भारत के सिविल एविएशन सेक्टर की सफलताओं और आकांक्षाओं को भी दर्शाती है। उन्होंने साथ ही एयर इंडिया और एयरबस को डील के लिए बधाई देते हुए कार्यक्रम से जुड़ने के लिए राष्ट्रपति मैक्रों का भी धन्यवाद किया। निकट भविष्य में भारत एविएशन सेक्टर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। कई आकलनों के अनुसार भारत को अगले 15 वर्षों में 2000 से अधिक विमानों की आवश्यकता होगी। आज की ऐतिहासिक घोषणा इस बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायक होगी। आगे बढ़ते हैं। आज वैलेंटाइन डे है। प्रेमी और प्रेमिका एक दूसरे को आज के दिन विश करते हैं। ऐसे में सुकेश चंद्रशेखर पीछे कैसे रहते हैं? महाठग सुकेश चंद्रशेखर, यह नाम आपने सुना होगा, जिनको लेकर खुलासा हुआ था कि वो अपनी प्रेमिका जैकलीन फर्नांडिस को महंगे महंगे गिफ्ट देते थे। ईडी की पूछताछ में जैकलीन और सुकेश के बीच नजदीकियों का भी खुलासा हुआ था। सुकेश के खिलाफ करीब 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है और इस मामले में वो जेल में बंद है। इस बीच अब सुकेश चंद्रशेखर का लेटेस्ट वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वो इशारों में जैकलीन फर्नांडिस को वैलेंटाइन डे विश करते हुए नजर आ रहे हैं। सुकेश कोर्ट के लिए जा रहे थे। इस दौरान पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि क्या आप एक्ट्रेस के आरोपों पर कुछ कहना चाहेंगे, तो इस पर सुकेश चंद्रशेखर ने कहा कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता हूं और इसके पीछे कोई वजह नहीं है। इसके बाद सुकेश से पूछा जाता है कि क्या आप अब भी जैकलीन से प्यार करते हैं, तो इस सवाल का जवाब देते हुए सुकेश चंद्रशेखर बोलते हैं कि मेरी तरफ से उनको हैप्पी वैलेंटाइन डे। ये वीडियो देखिए। Sir, what do you have to say about that? I don't want to comment anything about her. She's got her reasons to say. I don't want to say anything about her. You still love Jacqueline Fernandez? Wish her happy Valentine's from my end. तो देखा आपने, सुकेश चंद्रशेखर के दिल में शायद अभी भी जैकलीन फर्नांडिस के लिए काफ़ी प्यार है। सुकेश और जैकलीन के प्यार पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप क्या कहना चाहते हैं? अगर आपके पास वैलेंटाइन डे से जुड़ा हुआ कोई किस्सा है तो इसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। तो फिलहाल आज के डिजिटल बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।